ओके। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हेलो, क्या हाल है आप सभी के। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम लोग, जैसे आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कोर्स कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स कवर करते समय हमने पीछे नेशनल इनकम को भी रिसेंटली कवर किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, उसको कवर करने के लिए शुरू हो रहा हूँ। बस, तो तैयार हो जाओ आप लोग पढ़ने के लिए। आई होप आपने पर्याप्त रेस्ट ले लिया होगा, अपना ब्रेक ले लिया होगा। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग के दो पार्ट्स हैं, एक मनी चैप्टर अलग है, बैंकिंग चैप्टर अलग है। और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कहाँ से? मनी से। अपना सपना भैया मनी मनी, पैसा पैसा। हाँ भैया, पैसा पैसा। ये पैसा पैसा गाना बजना चाहिए था ना यहाँ पे। तो पैसा पैसा, बस मैं नहीं गाने वाला, मेरे से उम्मीद मत रखो। तो यहाँ पे मनी की बात हो रही है, तो देख रहे हो भाई साहब, मनी, ये भी मनी, ये भी मनी, ये भी मनी, और ये भी मनी। तो भाई साहब मनी की बात कर रहे हैं हम लोग, और देख रहे हो कितनी सारी मनी है हमारे सामने। तो बात कर रहे थे हम लोग मनी की, तो मनी की शुरुआत करते हैं। देखो यार, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पर जो पीछे से आप लोग बोलोगे सर ये तो रिलेटेड टॉपिक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मुझे क्लास का फ्लो बनाने के लिए वो पढ़ाने पड़ेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक द फ्लो। मैं बीच में से कोई भी चीज़ ऐसे उठाकर पढ़ाने लगूंगा, आप बोलोगे सर वो तो समझ में कम आया। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं ना, पूरी कहानी को सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं। मैं आपको, चाहे वो टॉपिक आपका डिलीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मैं तो मतलब मुझे तो अपने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है आपको। तो मैं तो कोई भी चीज़ उठाकर पढ़ाने लगूंगा। तो ये मत बोलना कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं है। तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं इस चैप्टर से, और मैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बुक में भी नहीं मिलने वाली शायद, ठीक है। तो क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम से। याद आप लोग यह सोचो तो ज़रा, क्या शुरुआत में ही ऐसा होने लगा था कि लोग पैसे से लेन देन करते थे? आज भाई साहब मेरे पास पैसा है, कैसी बात कर रहे हो, हल्के में ले लो मेरे को। तो ये 100 का नोट है, एक 50 का भी है, वन मोर 50 का, अरे बाप रे, एक और 50 का, 20 का भी है। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। देख रहे हो कितना अमीर हूँ मैं। आई हैव, कितने हैं भैया, 304, 350, 370 रुपये है भाई साहब मेरे पास। इसको अमीरी कहते हैं। थोड़ा सा और है, कुछ देखता हूँ, कुछ और वाला है। बच्चे बोले सर ये बकवास करने के लिए अरे यार ये तो 10-10 के, मेरे को लगा थोड़े और बड़े नोट हो गए बस। तो मेरे पास टोटल मिला के 30 रुपये और निकला है। तो कितने की जुगाड़ है भैया? बोला इतने ही सही। तो देख रहे हो ना, पैसा देख रहे हो, पैसा रईसी। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो आज मजाक उड़ा रहे हो हम लोगों का। बच्चे बोलेंगे हाँ भाई, टुडे आई एम इन फुल फॉर्म, आज मैं पूरी फॉर्म में हूँ। और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखो मैं कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताऊँगा जब एंड करेंगे लेक्चर, कितने बजे, बीच में देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को। तो क्या आप लोग मानते हो कि ये जो मैं आपको मनी दिखा रहा हूँ, जितने भी है, मैं रईसी नहीं दिखा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक के मूड में थोड़ा सा। तो क्या शुरुआत में ही लोग इसी मनी को यूज़ कर रहे थे? क्या शुरुआत में इसी से ट्रेडिंग की जा रही थी? क्या व्यापार इसी से होता था, लेन देन? तो बेटा जब ये तो आविष्कार अभी कुछ ही सालों पहले हुआ होगा, तो क्या उससे पहले लोग लेन देन नहीं करते थे? क्या उससे पहले व्यापार नहीं होता था क्या? क्या उससे पहले लोग ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे क्या? बेटा व्यापार तो उस समय भी होता था, ट्रेडिंग तो उस समय भी होती थी। सर कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। ट्रेडिंग तो सर उस समय भी हुआ करती थी। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूँ, व्यापार लोग पैसे लेन देन तो तब भी करते थे ना जब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मनी नहीं थी। तो लोग उस समय ट्रेडिंग कैसे करते थे? तो उस समय जो लोग ट्रेडिंग किया करते थे उसको नाम देते हैं बार्टर सिस्टम। क्या नाम देते हैं? बार्टर सिस्टम। समझ रहे हो कितना अच्छा सिस्टम था? देखो कितना अच्छा सिस्टम था। an economy an economy where there is direct barter of goods and services called a barter economy, that is C2C economy। जब लोग पैसे के बदले पैसे को लेन देन किया करते थे, when goods are traded in the return of goods, पैसे के बदले पैसे को लेना। क्या बोल रहा हूँ सर, आप गलत बोल रहे हो? नहीं, हाँ मैं सही बताता हूँ। गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था, पैसे के बदले पैसे कैसे कोई गुड दे सकता है? तो गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे। मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूँ तो मुझे गुड्स दे दो। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? इसके किसने दिमाग लगाया होगा क्या इसके बारे में? थोड़ा सा ज़रा सोच के देखो, क्या इसके बारे में भी? नहीं बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है लोग पहले आदि मानव हुआ करता था, हम लोग पहले बंदरों की जैसे घूमते रहते थे जंगलों में।
फिर लोगों ने हैबिटेशन शुरू किया। हैबिटेशन मतलब वही नदियों के किनारे रहना, जहाँ पर खेती वेती करना। अब देखो इनका काम क्या था, खेती करने लगे थोड़ी देर। अब जब खेती करने लगे तो यार कोई व्यक्ति खेती बीज देता है फसल वगैरह, तो आपको पता है अमूमन 4 से 5 महीने लग जाते हैं उसको होने में। तो उतने टाइम तक तो वो बंदा फ्री घूम रहा है, या तो वो जानवरों का शिकार कर रहा है और उसके बाद फिर आके बैठ जा रहा है घर पर आके, यही काम कर रहा है। अब फसल जब तक नहीं हो रही बड़ी तब तक तो वो कुछ कर भी नहीं सकता हो। और फसल एक बार होती थी, अब फसल मान लो 4 महीने में 5 महीने में एक बार हुई, तो उससे जो भी वीट वगैरह हुआ या जो भी राइस वगैरह हुआ मान लीजिए, अब उस चीज़ को क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये लोग क्या करेंगे उसको स्टोर करने के लिए, मान लो किसी ने अपने घर में ही गड्ढा खोद लिया, अपने घर में ही एक गड्ढा खोद लिया और उसको किसी भी चीज़ से कवर करके रखे रहे, और उसमें गेहूँ वगैरह उसको अच्छे से लिपा पोती कर दी, गोबर वोबर लगा दिया, कुछ भी मिट्टी विट्टी लगा दी, चिकनी करके उसको रख दिया वहाँ पर। तो गेहूँ वहाँ पर भी ख़राब होने के चांसेस है, राइस वहाँ पर भी ख़राब होने के चांसेस है। अब किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया, क्यों ना कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जिससे सामान अच्छे से रखा जाए। तो मान लीजिए एक बंदे ने बांस लिया, पत्ते लिए, और बांस और पत्तों से क्या बना दी, बास्केट बना दी। बोले यार ये गजब चीज़ है, गेहूँ वगैरह रखने के लिए या सामान वगैरह रखने के लिए ये गजब चीज़ बन गई है। तो जैसे किसी ने देखा कि भैया उस बंदे ने ये ऐसी बास्केट बना दी है, एक बंदे ने जिसने पहले बार बनाई हुई, दूसरे लोग बोले भैया मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे। तो बोलेगा कि तुम लोगों के पास क्या देने के लिए, बोले एक काम करो तुम मुझे बास्केट दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें इतना सारा वीट दे देता हूँ। तो तुम्हें वीट फ्री में मिल जाएगा इतना सारा, थोड़ा सा वीट का हिस्सा मेरे से ले लो और मुझे ये बास्केट दे दो। बोले एक दो और बना दो। तो ऐसे करते करते उसने बास्केट बनाना शुरू कर दिया और लोगों ने सामान देना शुरू कर दिया। अब मान लो कोई व्यक्ति इसने बास्केट बना लिया, पॉट्स वगैरह बना लिए, पॉटरी वगैरह बना ली। अब कोई व्यक्ति है जो ऐसी दिमाग लगा रहा, बोले यार पत्ते वत्ते पहनते हैं हम लोग, ये पत्ते वत्ते सही नहीं लगते, क्यों ना कुछ क्रिएट किया जाए। तो उसने पता नहीं धागे वागे लिए कहीं से कुछ, या फिर उसने वही कॉटन लिया, कॉटन से धागा बनाया और उसने कपड़े वपड़े बना दिए। मान लो कोई व्यक्ति था उसने कपड़े बना दिए, अब सब लोग देख रहे भाई इसने कपड़े बना दिए। अब उनके लिए तो पहली बार ऐसी चीज़ हुई होगी। तो अब बंदा गया, बोले यार कपड़े दे दे। तो बोले तुम्हारे पास क्या, बोले मेरे पास टोकरियाँ हैं, तू मेरे से टोकरी ले ले, तू मेरे को कपड़े दे दे। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की। तो जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, लोगों का सामान लेने का एक्सचेंज वगैरह बढ़ता रह गया। इसी सिस्टम को हम लोग कौन सी इकनॉमी बोलने लगे, इसी सिस्टम को सामान के बदले सामान दिया जाने लगा। जैसे कोई ये शिप दे रहा है, ये इसको सेब दे रहा है, तो सामान के बदले सामान दिया जाने लगा, जहाँ पर उस इकनॉमी को हम लोग कौन सी इकनॉमी बोलते हैं, बार्टर इकनॉमी बोलते हैं। इसी इकनॉमी को हम लोग C2C इकनॉमी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी। इसका मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी, मतलब सामान के बदले सामान को दिया जा रहा है। इस इकनॉमी को हम लोग बार्टर इकनॉमी का नाम देते हैं। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, फॉर गुड्स। समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी सिस्टम फिर वो आज क्यों नहीं चल रहा है? बोले सर मनी का आविष्कार तो हो गया ना। मैंने पूछो कि आज की डेट में बार्टर सिस्टम हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो बच्चे बोले सर क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ये मनी आ चुकी है, इसी वजह से हम लोगों को इसको देखने के लिए मिलता है। तो भैया ये मनी कैसे आई फिर? कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, देयर मे बी सम प्रॉब्लम। कुछ तो प्रॉब्लम होगी किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। तभी तो मनी को लाना पड़ा। हाँ यार सर ये तो सोचे नहीं। तो बार्टर के सिस्टम के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर? सबसे पहली प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये बड़ी समस्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसकी समस्या ऐसी है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, इनको क्या चाहिए, इनको फ्रूट्स चाहिए और इनके पास देने के लिए मुर्गा है। अब इसको चाहिए तो फ्रूट्स हैं, बोले आज माता रानी का फास्ट है, आज मुर्गा नहीं खाएंगे, आज तो फ्रूट्स खाएंगे। अब ये मार्केट में किस व्यक्ति को ढूंढेगा? ये व्यक्ति मार्केट में उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास फ्रूट्स होंगे। अब ये मार्केट में गया, इसको मार्केट में एक व्यक्ति मिला जिसके पास फ्रूट्स रखे हुए थे, मतलब दुनिया भर में घूम रहा था। बोले अरे मिल गया भाई, मिल गया। इसने बोला यार मेरे को फ्रूट्स दे दे, मेरा फास्ट है आज। बोले तुम मेरे को बदले में क्या मिलेगा? बोले मुर्गा ले ले मेरे से, तुम बढ़िया मुर्गा बनाइयो खाइयो। बोले यार कैसी बात करता है, मेरा भी फास्ट है, मुझे फ्रूट्स के बदले मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे फ्रूट्स के बगैर अगरबत्ती दे दे, मैं भगवान की पूजा करूँगा। बोले यार ये लोचा नहीं जमा। मतलब एक व्यक्ति की नीड्स तो पूरी हो रही हैं, जिसको फ्रूट चाहिए उसको फ्रूट वाला तो मिल रहा है, लेकिन जिसके पास फ्रूट्स हैं उसको वो सामान नहीं चाहिए जो सामने वाला ऑफर कर रहा है। ये बड़ी समस्या थी। मतलब
अगर मुझे कोई सामान चाहिए मार्केट में तो मुझे पहले तो उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा जिसके पास वो वाला सामान अवेलेबल है, और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या वो व्यक्ति मेरे से वो सामान लेगा जो मैं उसको ऑफ़र करूँगा। हो सकता है उसे वो मेरा वाला सामान पसंद ही ना आए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो फिर तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं था। तो दो लोगों की नीड्स एक साथ पूरी हो पाना, एक तो जो सामान मैं उसको ऑफ़र कर रहा हूँ उसको वो चीज़ चाहिए हो, और जो चीज़ मुझे चाहिए उसके पास वो अवेलेबल हो, तो जब दोनों लोगों की नीड्स पूरी होंगी तभी ये सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। तो मार्केट में लोग खड़े होते होंगे, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, इसके बदले मुर्गा दे दो। अरे क्या बात कर रहे हो सर, भावुक हो गया। तो ये प्रॉब्लम पहली थी बाटा सिस्टम के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में मैं आपसे कुछ चीज़ों के प्राइस पूछता हूँ। एक मेरे पास ये कप पड़ा हुआ है, एक कप कितने का होगा? 20-30 रुपये का, 25 रुपये का। मेरे पास एक चूहा भी पड़ा हुआ है, ये कितने का हुआ? दैट इज़ माउस। ये कितने का हुआ? मुश्किल से 150-200 रुपये का। आई हैव एन पानी की बॉटल, वाटर ऑफ बॉटल, मुश्किल से 20-30 रुपये की। पानी फ्री का है घर ही है। ये मीवी के एयरपॉड्स हैं, खाली हैं वैसे, खाने में लगे हुए हैं, कितने के होंगे? 1200-1300 रुपये के। आई हैव दिस मोबाइल फ़ोन, हाँ पुराना हो गया है, हाँ लेकिन 10-12 हज़ार रुपये का, अब नहीं बचा होगा। अच्छा, आई हैव वन मोर कप, 100-150 रुपये का। आई हैव अनदर लैपटॉप नियर मी, एक और लैपटॉप पड़ा हुआ है, मुश्किल से 40,000 रुपये का। लेकिन आपने सब में एक चीज़ कॉमन नोटिस की। अच्छा, माइक भी है सामने, ये भी देख लो, ये मुक्कू भाई हैं हमारे, बहुत काम आते हैं। इन्हीं की वजह से मेरे जो फटे बाँस की आवाज़ है वो आपके पास थोड़ी क्लियर पहुंच पाती है, थैंक्स टू मुक्कू भाई। अच्छा, और मेरे पास ये पेन टैप भी है, इनकी भी कीमत होगी कुछ ना कुछ। इन सब की कॉमन वैल्यू आप किस चीज़ में डोनेट करते हो? इन सब की वैल्यू को आप कैसे निकालते हो? ऑल दीज हैव द वैल्यूज़ इन रुपीज़। इन सब की वैल्यूज़ किस में आप नोट कर रहे हो? रुपीज़ में, मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी। आज की डेट में हर चीज़ की वैल्यू मनी में नापी जा सकती है, लेकिन ज़रा सोचो जब बार्टर सिस्टम था तो क्या हर चीज़ की वैल्यू मनी में नापी जा सकती थी? इज़ इट इज़ पॉसिबल टू मेजर ऑल द कमोडिटीज़ इन इक्वल वैल्यू? क्या हर चीज़ को एक ही जैसी वैल्यू में नापा जा सकता था? नहीं नापा जा सकता था यार। कैसे नापोगे? पता लगे कोई बोले मेरे को 1 किलो भिंडी चाहिए, बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास सोना है। तो बोलो ठीक है, बराबर बराबर तौल लो। तो कैसे तोलोगे यार? 1 किलो भिंडी के बदले 1 किलो सोना? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि किस चीज़ की कीमत कितनी है, कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं था। हर चीज़ को किसी एक कॉमन यूनिट के साथ नहीं नापा जा सकता था। कोई कॉमन यूनिट नहीं था जिस चीज़ से किसी सामान की कीमत निकाली जा सके। तो कोई एक रेशो को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बड़ी प्रॉब्लम थी। एक लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट से मतलब है हमारा फ्यूचर ट्रांजेक्शन से। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। मतलब आप कह सकते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इज़ नॉट पॉसिबल नहीं, मतलब वाज नॉट पॉसिबल, उस समय पॉसिबल नहीं थी। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, इस बंदे को देख रहे हो तुम, अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? भैंस के ऊपर हाथी, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देख रहे हो? तो अब मैं इस पर क्या ना कमेंट करूँ? तो समझते हैं, इसके कहानी समझते हैं। क्या हुआ कि मान लीजिए एक ये अंकल थे, ये एक अंकल थे, किसान थे गांव में, और इनकी बेटी की शादी थी, इनकी बेटी की शादी थी। अब शादी के लिए इन्हें वीट की ज़रूरत थी, रिश्तेदारों को खाना वाना खिलाना था, तो गेहूं की ज़रूरत थी, और गेहूं चाहिए था 50 kg। और इनके पास ज़मीन नहीं थी। ये लोग जानवर वाले आदमी हैं, मतलब ये जानवर पालते थे, और इनके पास वीट नहीं होता था, सिर्फ जानवर वगैरह को पालते थे। ठीक है, इनके पास भैंसें गायें ये सब थे, लेकिन इनके पास वीट नहीं है। अब भैंसें गायें थोड़ी ना खिला देंगे, उनको तो वीट देना पड़ेगा, आटा चाहिए पड़ेगा खिलाने के लिए। अब इनको 50 kg वीट की ज़रूरत थी। ये व्यक्ति जो लेटे हुए ना, इनके पास वीट का भंडार था, इनके पास खेती किसानी देख रहे हो ज़मीन। तो ये इनके पास आए, बोले अंकल अंकल सुनते हो, 50 kg वीट उधार दे दो। क्या बोले? उधार दे दो। बोले ठीक है उधार तो दे दूंगा,
लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? बोले गिरवी रखने के लिए मेरे पास भैंस है, गिरवी रखने के लिए मेरी भैंस ले लो। बोले ठीक है, भैंस गिरवी रख दे। तो 50 किलो गेहूँ ले जा, जब तुम 50 किलो गेहूँ चुका जाएगा तो अपनी भैंस को वापस ले जाइए। अब ये भाई साहब भैंस के ऊपर ऐसे लेट गए और बेचारी वो भैंस गई टपक। भैंस ने हाथी का वजन नहीं उठा पाई और वो पता नहीं कौन सा उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो गया भैंस का, और वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। अब भैंस मर गई। अब ये व्यक्ति को ये पहुँचे जब वीट लेकर इनके पास वापस चुकाने, बोले लो भैया हमारा 50 किलो वीट पकड़ो और मुझे मेरी भैंस वापस कर दो। बोले वो भैंस तो मर गई। बोले मारो जिगरो, वो मारो जिगरो था, मेरा वो जिगर का टुकड़ा था। वो मूवी देखिए ना पप्पा, धमाल मूवी, जैसे वो कार के लिए पप्पा करते हैं वैसे ही बोले ये तो मारो जिगरो था, मेरा जान का टुकड़ा, मेरा कलेजे का टुकड़ा था वो, और तुमने उसको मार दिया। उसकी कीमत तुम क्या जानो, सिर्फ 50 kg गेहूं के लिए उसकी कीमत तो मेरी पूरी ज़िंदगी के से ज़्यादा थी। अब तुम्हें मेरा उसका कीमत अदा करना पड़ेगा। अब उसकी जान के बराबर की कीमत कैसे अदा कर देगा वो? बोले नहीं, मुझे तो तुम्हें पूरी उसके बदले तुम्हें भी अपनी भैंस की जान देनी पड़ेगी। बताओ। बोले मेरे पास भैंस ही नहीं है। तो बोले फिर एक काम करो, अपनी जान दे दो। बोले अपनी जान कैसे दे दूँ? बोले अब बदला तो ले रहे ना, मेरे भैंस मेरा गेहूँ वापस ले लो यार, मेरी भाई। बोले तो फिर एक काम करो, तुम्हारे पास जितना घर है, जितनी ज़मीन है, जितनी प्रॉपर्टी, वो सब मेरे नाम कर दो। तो ये ऐसा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। बड़ी प्रॉब्लम होती यार, बड़ी प्रॉब्लम होती अगर ये वाली कंडीशन ऐसी हो जाती तो। मतलब सेम तरीके की चीज़ें अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर ट्रांजेक्शन हैंडल, और आज की डेट में होता है ऐसा कि भैंस मर गई भैया तुमने गिरवी रख दी। आज की डेट में भैंस की कीमत निकाल दी जाती है, मार्केट में पता किया जाता है भैंस की कीमत कितनी है, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। भैया लो पकड़ पैसा अपना, ख़त्म कर कहानी। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो पहले ऐसे क्यों नहीं पॉसिबल था? लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, उस समय नहीं हो सकती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी? सेम अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। अच्छा मान लो जो वेट इसने दिया था वो वेट अच्छी क्वालिटी वाला वेट था, जो सामने वाला 50 kg वेट लेकर आया वो थोड़ा घटिया क्वालिटी वाला वेट लाया, तो पॉसिबल नहीं हो सकता, दिक्कत है सेम अरेंजमेंट करना। या फिर इसने घटिया वाला दिया था वो बहुत अच्छा वाला ले आया। कॉन्फ्लिक्ट रिकॉर्डिंग द स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। अब ऐसा भी हो सकता था कि मान लो मैं तो तुम्हें वीट दे रहा हूँ और मुझे पता है मेरे पास वीट कभी नहीं होगा। अब लेकिन फ्यूचर में मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें वीट की जगह एक काम करूँगा, बैंगन दे दूँगा, भट्टे दे दूँगा। तो बोले यार ये क्या बात कर रहे हो? तो वो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके रिकॉर्डिंग भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यार मैंने तुम्हें इतनी कीमत वाला वीट दिया, तो मुझे भट्टे दे रहे हो, तो मुझे टिंडे दे रहे हो, लौकी दे रहे हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा एक और प्रॉब्लम है कि जब वीट दिया जा रहा था, जब वीट उधारी पे दिया जा रहा था उस समय वो बहुत शॉर्टेज थी गांव में, उस समय गांव में बहुत कमी थी। लेकिन अब कमी नहीं है। तो जब कमी होती है किसी चीज़ की, सप्लाई कम होती है, तो उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप दवाइयों को देख लो अपने देश में, वो गैस सिलेंडर्स के देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, तो बहुत शॉर्टेज है थी उस समय, सप्लाई बहुत कम थी, तो महंगी थी वो चीज़ उस समय, बहुत वैल्यूएबल। और आज वो भर भर के पड़ी हुई है। तो अब आज की डेट में उसकी वो वैल्यू नहीं है। अब वो बोलेगा देखो यार जब मैंने दिया था 50 kg दिया था गेहूँ, उस समय इतनी शॉर्टेज थी, अब आज तो सबके पास भरा पड़ा है, तो अब आज की डेट में तुम उतना ही चुका कर कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हो? तो ये वाली प्रॉब्लम्स उसमें हमेशा ही रहती थी, किसमें? बार्टर सिस्टम के अंदर। एक और प्रॉब्लम रहती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में आप पैसा कमाते हो, मान लो मुझे ये पैसा खर्च नहीं करना, मैं इसको तिजोरी में सेव करके रख सकता हूँ। उस समय सोचो आपने किसी को कोई सामान बेचा और उसके बदले आपको ये मिला, लौकी मिली। अब इस लौकी को रख लो तिजोरी में, ये लौकी मिले, करेले मिले, अब इसको तिजोरी में रख लो। आज की डेट में तो आप जो पैसा कमाते हो उसको स्टोर करके रख सकते हो, बढ़िया फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर उस पैसे को गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो भी हो, आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, मनी को यूज़ कर सकते हो, कैश यूज़ कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर आप पुराने ज़माने में होते तो आपका क्या हाल होता? ज़रा सोचो इस ज़माने में आपका क्या हाल होता। स्टोरेज ऑफ फ्यूचर यूज इज़ नॉट पॉसिबल, इट रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स। बहुत सारे टाइम और एफर्ट चाहिए थे। अच्छा तो फिर प्रॉब्लम ख़त्म हुई। प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है? बस बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन कैसे हुआ मनी का? तो सबसे पहले जैसे इंसान का इवैल्यूएशन हुआ वैसे मनी का भी इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले निकल कर आती है हमारे सामने कमोडिटी मनी।
तो सबसे पहले मनी आई जो वो आई कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी कैसे आई? देखो क्या था कि जैसे ही वो कहानी ख़त्म हुई, कौन सी वाली कहानी ख़त्म हुई कि भैया प्रॉब्लम है, अब लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम है, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, ऐसा नहीं, अब लोग उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो अब मान लो एक गांव में है, ये गांव है जहाँ पर कोई 50-60 लोग रहते हैं, अपने अपने घरों में 50-60 लोग रहते हैं। अब इन सबको वही व्यापार करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन सब ने इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बोला कि एक काम करते हैं, गांव के बीच में जो पेड़ लगा है, आज शाम को या संडे को सब लोग वहीं पे मिलेंगे, सब लोग काम धंधा छोड़कर वहीं पे मिलेंगे, आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वहाँ पे किसी ना किसी की खुरापाती दिमाग निकला होगा, किसी ने बोला होगा हम सबको गांव में एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन चाहिए, मान लीजिए कॉमन क्या चाहिए, सबको बोल देते हैं कि सबको वीट चाहिए। बोले हाँ वीट तो सबको चाहिए, इसको भी वीट चाहिए, इसको भी चाहिए, खाएंगे क्या हम? तो बोले इसी को ना मनी बना देते हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड कमोडिटी मान लेते हैं। बोले इसका क्या मतलब है? बोले कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान लेना चाहता है, वो उसके बदले वीट पे कर दे और उसके बदले सामान ले ले। बोले यार ये तो बड़ी समस्या, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है कि हमें जो भी सामान चाहिए उस सामान के बदले हम क्या दे दें, वीट दे दें। और वीट तो सभी को चाहिए, तो हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा। तो गजब सॉल्यूशन निकाले हो बेटा, बढ़िया, बहुत हैवी ड्राइवर हो आप तो अब वीट को क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड कमोडिटी मान लिया गया। अब किसी को भी मार्केट में मान लो शहद चाहिए, बोले शहद कितने का दिया, बोले 1 किलो वीट में इतने ग्राम शहद, बोले दे दो भैया 1 किलो वीट पकड़ो। अब बोले आलू कैसे दिए, 2 किलो वीट के 1 kg आलू, बोले ये भी सही है। तो मतलब क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड कमोडिटी होगी, इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब आपको सिर्फ वो व्यक्ति ढूंढना है जिसके पास वो वाला सामान है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब आपको ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना है जिसके पास वो वाला सामान भी होना चाहिए और उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी होनी चाहिए जो आप उसे ऑफ़र कर रहे हो। क्योंकि अब तो एक चीज़ वो स्टैंडर्ड कमोडिटी बना दी गई है ना जिसकी ज़रूरत सबको है, तो आप उसको ये वाली कमोडिटी ऑफ़र करो और वो आपको वो वाला सामान ऑफ़र कर देगा सामने वाला व्यक्ति। बोले ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी सॉल्व हो गई, चलिए इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो स्टार्टिंग में देखते हैं दुनिया के अंदर कौन कौन सी मनी आई, स्टार्टिंग के अंदर मनी में कौन कौन सी चीज़ें आई मनी में अंदर। तो कमोडिटी मनी में यहाँ पर ये कुछ कमोडिटीज़ थे जो यूज़ की गई, आपको जान के हैरानी होगी। यूएसए में जो स्टैंडर्ड कमोडिटी बनाई गई, सबसे पहले टबैको, कॉर्न, आयरन नील्स, बियर पेल्ट्स, एग्जैक्ट में कोका बीन्स, इंडिया में पैसिफिक क्राउरीज, पता नहीं क्या क्या। मैं खुद सोचता हूँ ये सिगरेट स्टैंडर्ड कमोडिटी मतलब पूरे शहर में कहीं पे भी चल जाओ, कोई भी सामान, बारे भाई ये आलू कैसे दिए, भाई 10 सिगरेट के बोले भाई ये ये क्या बोल रहा हूँ, भाई साहब ये चावल कितने रुपए प्लेट दिए, बोले 5 सिगरेट के बराबर 1 प्लेट चावल। सोच रहे हो क्या, टबैको, कॉर्न, इन चीज़ों को स्टैंडर्ड कमोडिटी बनाया गया था। पता नहीं, मेरे को लगा व्हीट राइस बनाया गया हो, आप लोग भी यही सोच रहे होगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको कमोडिटी मनी की तरह यूज़ किया गया वर्ल्ड के अंदर। फिर आई भैया, इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें भी प्रॉब्लम थी, किसमें, कमोडिटी मनी में। एक प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो इस गांव के लोगों ने तो वीट डिसाइड कर लिया, अब बगल में एक और गांव है, उन लोगों ने, बेवकूफ़ों ने, राइस डिसाइड कर लिया। उसके बगल में एक और गांव है, उन्होंने तो मेज़, कॉर्न वगैरह डिसाइड कर लिया। अब समस्या है, अब मान लो इस गांव का व्यापारी इस गांव से कुछ खरीदना चाहता है, तो इंटर विलेज ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं है। अब ये बोलेगा भैया हमारे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड कमोडिटी मेज़ है, ये बोलेगा यार हमारे में तो वीट है, तो अब ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बोलेगा हमारे में तो राइस है, तो ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए, फिर इस बात को सॉल्व किया गया कैसे, मेटालिक मनी से। फिर ये मेटल्स यूज़ किए गए, स्टार्टेड एज ए कमोडिटी मनी, ट्रेडर्स एंड किंग, यूनिफॉर्मिटी, प्रेशियंस, हैवी गोल्ड वैल्यू, मॉडरेट, ये सब चीज़ें यूज़ की गई। किंग्स ने, राजाओं ने मुद्राएं बनाना शुरू कर दी। अच्छा, ये मुद्राएं बड़ी खास होती थी, अगर कोई बड़ी महंगी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए गोल्ड यूज़ करेंगे, नॉर्मल लेवल की ट्रांजैक्शन यूज़ करनी है तो सिल्वर यूज़ करेंगे, और डे टू डे ट्रांजैक्शन यूज़ करनी है तो कॉपर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि जितने का इसमें मेटल होता था वो असली में उतनी कीमत रखता था। मतलब आज की डेट में मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये कागज़ का नोट 100 रुपये का है। अच्छा, क्या एक्चुअल में ये कागज़ सच में 100 रुपये का है? ये नोट है इसलिए ये 100 रुपये का कागज़ है। अगर ये कल के दिन मोदी जी बोल दें ये वाले नोट नहीं चलेंगे, तो क्या इस कागज़ की कीमत 100 रुपया है? फिर तो मैं ऐसे 10-20 किलो भी इकट्ठा करूँगा कागज़ तो भी 100 रुपये के बराबर नहीं होंगे। लेकिन पहले जो ये मेटल होता था, मान लीजिए ये मेटल 10 रुपये के बराबर है,
तो अगर इसको पिघला दिया जाए और इसको एक ईंट या बिस्किट की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी ये 10 ही रुपये का रहने वाला था। पहले ऐसी वैल्यू बोलते थे इसको। तो इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती थी वो एग्जैक्ट इसके मेटल के बराबर होती थी। अभी मैं टेक्नैलिटीज़ पे नहीं लेके जा रहा हूँ, इसको फुल बॉडीड मनी या हाफ बॉडीड मनी बोलते हैं, तो मैं अभी टेक्नैलिटी पे नहीं ले जा रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। तो अगर ये 1 रुपये का लोहा है, मतलब 1 रुपये का कॉइन है, तो इसके अंदर जो लोहा होगा उसकी कीमत 1 रुपये के बराबर होगी। ऐसी मेटालिक मनी बनाएगी। तो इसको यूज़ किया, किंग्स ने इसको सिंपल कर दिया। अब मेटल किसे नहीं चाहिए, मेटल बहुत मुश्किल से मिलते थे, वो मेटल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था। बोले ये तो ठीक है, ये समस्या तो समझ में आ गई। अब इसके अंदर भी एक समस्या थी। अब व्यापार करना है, सोचो एक बड़ा ट्रांजैक्शन करना है एक शहर से दूसरे शहर में। अब मैं अरेबियन कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आते थे और इंडिया से मसाले लेके जाते थे। अब अरेबियन कंट्रीज से इंडिया में आओगे, ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर आप सोने की मुद्राएं लेकर आओगे, तो रास्ते में अटैक होने का डर है कि नहीं है? क्योंकि लोगों को साफ साफ दिख रहा है, वो देखो सोना जा रहा है, ओपनली दिख रहा है, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी बहुत बड़ा सामान होता है। अब आपको पैसा ज़्यादा लेकर जाना है तो वो तो सामने सामने दिखेगा ही। तो फिर निकल कर आया भैया पेपर मनी, जिसको हम लोग फिएट मनी भी नाम देते हैं। फिर निकल कर आई हमारे सामने कौन सी मनी? फिएट मनी, जिसमें आपको ये नोट वगैरह आ गए। तो ये सेंट्रल बैंक अपने हर देश का, ये तो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इसको गोल्ड के बदले प्रिंट किया जाता था कि जितने का गोल्ड आप रखोगे आरबीआई के पास, उतने के गोल्ड के बराबर की करेंसी मार्केट में इशू कर दी जाएगी। तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि इतने की कीमत के ही नोट इशू हुए हैं जितने का गोल्ड है, फिर उसी को यहाँ पर सर्कुलेट किया जाएगा। तो फिर इसको ऐसे यूज़ किया, फिर इसको बाद में बोल दिया गया हटाओ, जिसको जितने नोट प्रिंट करने हैं वो उतने रेट प्रिंट करो, कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने बैग में रख लो और नोट प्रिंट कर लो। तो इससे अब आप लोग बोलोगे सर तो कम, हर कोई देश इतने नोट क्यों नहीं प्रिंट करता? तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे ना तो हम जानेंगे कुछ चीज़ें कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर एक और नई मनी का आविष्कार हुआ जो आज की डेट में आप लोग देखते हो, जिसको हम लोग नाम देते हैं बैंक मनी। आज कैश पेमेंट करते हो आप, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, मनी ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, ये सब क्या है? दीज आर ऑल मॉडर्न सोर्स, मॉडर्न तरीके हैं। अब ये सब क्या है? बैंक मनी है, इसको बैंक मनी की तरह यूँ बोला जाता है। और उससे भी आगे अब आज की डेट में ज़माना बढ़ चुका है भैया, प्लास्टिक मनी। आप लोग सब लोग यूज़ करते हो। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, ये सब क्या है? आपकी प्लास्टिक मनी। और इसके आगे जो आने वाली मनी है, जो आज की डेट में यूज़ होने ही लगी है, जिसको आप लोग डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये वॉलेट्स, ये भी आज की डेट में मनी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। वी आर यूजिंग दीज थिंग्स, हम सब लोग इनको यूज़ कर ही रहे हैं, इन सबको हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ये वॉलेट्स, एक तो टेलीकॉम बैंक वॉलेट्स हैं, एक वॉलेट्स पर बैंक्स हैं, इंडिपेंडेंट वॉलेट्स हैं, ये सब क्या है? दीज आर डिजिटल मनी। और आज की डेट में तो ये भी आने वाले हैं, आने लगे हैं बिटकॉइंस वगैरह, क्रिप्टो करेंसी। ये फ्यूचर है अब मनी का। फ्यूचर में डिजिटली रहते हैं, ऑफलाइन होते नहीं हैं, डिजिटली कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। खरीद लो बिटकॉइंस वगैरह। ये बिटकॉइन उसका एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का। इन सबको एक कैटेगरी में डाला जाए तो इन सबको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो ये फ्यूचर का है, मनी का आने वाला है। तो अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। अभी तक मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ा रहा था, अभी तक हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कवर कर रहे थे, किसका? मनी का। अभी तक हमने सिर्फ मनी का बैकग्राउंड देखा, उसके अलावा अभी टॉपिक में तो घुसे ही नहीं थे। अब टॉपिक पे घुसने जा रहे हैं, मनी की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि भैया मनी होती क्या है। तो मैंने आपको 4 लिमिटेशंस बताई थी बार्टर सिस्टम की। अगर आपको वो 4 डेफिनेशंस पता हैं, उस 4 लिमिटेशंस पता हैं, और उन चारों लिमिटेशंस को जिस चीज़ से ख़त्म कर दिया जाए वही मनी की डेफिनेशन है। मतलब मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ 4 लिमिटेशन, शायद आपने जो ध्यान ना दिया हो तब। सबसे पहला, बार्टर सिस्टम में क्या है? लैक ऑफ कवर्ड को इंसिडेंस ऑफ वांट, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। तो ऐसी चीज़ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे उसके अंदर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, जो हर चीज़ को एक कॉमनली नाप सके। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ऐसी चीज़ जिसको फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज़ किया जाए, लैक नहीं हो। और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे लैक को हटा दे, उसमें वैल्यू को स्टोर किया जा सके। तो कोई भी चीज़ जो ये 4 फीचर्स प्रोवाइड करवाएगी उसी को हम लोग मनी मान लेंगे। कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये चारों फीचर्स पाए जाएंगे उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? तो मनी मान लेंगे। तो मनी इज़ एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबने एक्सेप्ट करके रखा है उस चीज़ को कि भैया हाँ हम इसी चीज़ से पैसे अपना लेन देन करेंगे। मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हर चीज़ की वैल्यू को भी नापा जा सके। स्टोर ऑफ वैल्यू,
उसको हम स्टोर करके भी रख सकें और इससे हम फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स भी कवर कर सकें। अब समझ में आया मैंने बार्टर सिस्टम क्यों पढ़ाया था, क्योंकि मुझे ऐसे भी ये चीज़ें समझानी पड़ती, तो आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 4 चीज़ें जिसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और पे मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। कोई भी कमोडिटी जिसके अंदर ये चारों फीचर्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मनी बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ गई, जिसमें कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ना हो, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड ना हो, जिसको हर चीज़ के बदले एक्सचेंज किया जा सके, जिसको स्टोर किया जा सके, जिससे जो भी पैसा कमाया है वो स्टोर कर सके, उसको हर चीज़ की वैल्यू को उससे नापा जा सके और फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सके। इट कवर इसमें क्या क्या आता है, वो सब चीज़ें लाइक कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स वगैरह हर चीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है। मनी कैन बी chosen, money can be any commodity chosen by common consent of instruments of exchange of goods and services। मतलब सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमारे देश में भैया ये चलेगा, तो हम लोगों ने मान लिया भैया ठीक है यही चलेगा। कल के दिन लोग बोलते भैया इसको नहीं मानना मनी, कुछ और चीज़ को मनी मानना, तो सब लोग उसी को मनी मान लेते। लेकिन उसके अंदर ये चारों फीचर होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ को आप मनी एक्सेप्ट कर रहे हो उन चीज़ों में ये चीज़ें होना कॉमन है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जा सके, उसको मेज़र ऑफ वैल्यू हर चीज़ की कीमत को नापने के लिए उसको यूज़ किया जा सके, उससे वैल्यू को स्टोर किया जा सके, मतलब जो भी कमाओगे उसको स्टोर किया जा सके, और वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के करने के लिए यूज़ की जाए। तो किसी भी चीज़ में अगर ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मनी का नाम दे सकते हैं, उसको हम लोग मनी का नाम दे सकते हैं। तो इंडिया के अंदर आपको पता है मनी क्या है, ये है हमारे देश में मनी। देखते हुए आप लोग जानते हो हमारे देश में मनी क्या है, 1 रुपये के नोट सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, नोट 20, 50, 100, 500, 200, ये सब हमारे देश में करेंसी नोट्स हैं इंडिया के अंदर, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कॉमन कंसेंट की तरह देखा जा सके, हाँ बेटा, हर वो चीज़ जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि भैया हम लोग तो इसी को मनी मानेंगे, तो उसी को हम लोग को मनी मानना पड़ेगा। सीधी बात है ना। मोदी जी ने बोला था ना कि मित्रों आज से वो 500 और 1000 रुपये के नोट आग लगा दो, किसी काम के नहीं है। तो फिर हम लोगों ने मान लिया ना, वही बात, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो लीगल टेंडर नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर आती है। तो और कल के दिन मोदी जी फिर से भावुक हो गए और फिर से खड़े हो गए और बोल दिया मित्रों आज से ये आपकी मनी होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो मित्रों आज से करेला आपकी मनी होगा, बारह की सारे नोटों को आग लगा दो। तो अब सोचो ट्रांजैक्शन कैसे होंगी देश में। भैया ये ड्रेस कैसे दी? मैडम जी 500 करेलास। मैम गई हैं कॉस्ट, बस भैया ये लिपस्टिक कितनी की? मैम 2 करेलास। तो सोचो ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। थोड़ा और इमेजिन करके देखते हैं। लड़के लोग गए हैं, भाई 2 गोल्ड फ्लैग देना। कितने की 2 गोल्ड फ्लैग? भैया 1 करेला, 1 करेले के बराबर 2 गोल्ड फ्लैग। अब लड़कियां लोग ज्वेलरीज लेने गई हैं शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर। भैया ये नेकलेस कितने का दिया? बहन जी ये तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपके बजट के बाहर। फिर भी बताओ ना भैया कितने का दिया? बोले बहन जी इसके लिए आपको 3000 करेले देने पड़ेंगे, 3000 करेले के बराबर ये नेकलेस मिलेगा। ओ माय गॉड, व्हाट इमेजिनेशन। तो सोचो अगर कल के दिन मोदी जी सनक गए और उन्होंने बोल दिया कि मित्रों ये आपकी मनी है, तो बात लेना कि बेटा यही मनी है। एनीथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कॉमन कंसेंट। और कॉमन कंसेंट में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये मनी है तो बिल्कुल मनी है। लेकिन इसको मनी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें 4 चीज़ें वो फीचर में वो नहीं है। इसको चलो कॉमन कंसेप्ट की तरह यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको नहीं बनाया जाता, इसलिए इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करेला विल नॉट बी द योर मनी, ठीक है ना। तो मैंने बस एग्जांपल के लिए क्रिएट किया कि कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि उसको मनी कहते हैं तो वो मनी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर वो चारों फीचर होना ज़रूरी है। तो मनी के फंक्शन क्या है यार? वही फंक्शन है उसके, जो मैंने चारों चीज़ें बताई आपको, वही उसके फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, वही जिस चीज़ को किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जा सके और जिसको बदले हर चीज़ की वैल्यू को नापा जा सके। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ रेफर्ड पेमेंट, जिसको फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सके और जिसकी वैल्यू को स्टोर करके। वही 4 फंक्शन को 2 को इधर डाल दो, 2 को इधर डाल दो, लो बन गई फंक्शंस ऑफ मनी, कहानी खत्म अपनी। अच्छा, अब टॉपिक निकल कर आता है हमारे सामने कि आज की डेट में हमारे देश में पैसा कितना है, व्हाट इज़ करंट मनी सप्लाई। अब नए टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग। मनी तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है मनी सप्लाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनी सप्लाई।
तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मनी तो अपन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर ही लिया। आप लोग रुकिए 2 मिनट में, आई एम जस्ट कमिंग फॉर 2 मिनट्स, जस्ट वेट। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो देखते हैं फिर मनी सप्लाई के बारे में। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ मनी सप्लाई है कितनी देश में। आज अगर हम बात करें 2019 की, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक ही साल कंप्लीट हुआ है, देश के अंदर टोटल मिला के 21.71 लाख करोड़ रुपए की मनी सप्लाई थी। कुछ ज़्यादा नहीं है, 21 लाख करोड़। ओह माय गॉड। देखो इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, ये टोटल मिला के 400 रुपये है, ये 400 रुपये। ऐसे करते करते 1000 रुपये बनेंगे, थोड़ा थोड़ा और जोड़ते जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। वैसे ही जब हम 1000 इकट्ठे करेंगे, नहीं 100,000, 100,000 इकट्ठे करेंगे तो वो 1 लाख बनेगा। ठीक है, 1 लाख बनेगा। वैसे ही 1 लाख जब 100 टाइम हो जाएंगे तो वो 1 करोड़ बनेगा। वैसे ही फिर 1 करोड़ आएगा, फिर 2 करोड़ आएंगे, फिर 3 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़ बनेगा। हो माय गॉड, कितना! फिर 1 लाख करोड़ के बाद भी 21 लाख करोड़ रुपए, मतलब 21 लाख करोड़ रुपए देश में मनी सप्लाई थी 2019 में। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इतना पैसा हमारे देश में है। अच्छा, आप लोगों को याद हो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो गवर्नमेंट बोली थी कि हमने एक और ऑब्जेक्टिव बताया था मोदी जी ने, कि हम देश में मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं। मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, देश में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, हम इसी सप्लाई को रोक लगाना चाहते हैं। भाई साहब, मनी सप्लाई को आप कम करना चाहते हो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन मेरे को ये बताओ, यहाँ पर तो उल्टी पड़ गई। जब डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा था उस समय 16 लाख करोड़ करीब रुपया था देश में। एट ए टाइम द मनी सप्लाई जो थी वो 16 लाख करोड़ के आसपास थी। अब ये 21 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है। क्यों भाई साहब, 2 साल में इतनी करोड़ रुपए की सप्लाई बढ़ा दी आपने? तो यहाँ पर तो उल्टी बातें कर रहे हैं ये लोग तो उल्टी बातें कर रहे हैं ना। बात तो उल्टी हो रही है।
कहा था उन्होंने कि मनी सप्लाई को कम करने की बात करेंगे, यहाँ पे तो मनी सप्लाई बढ़ गई भाई साहब, तुम लोग तो टोटली फेल्यूर हुए हो। तो 22% माई ओवर द प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल। तो ठीक है, लेकिन हमारे मुद्दे का काम ये था कि ये निकाली कैसे। हाँ, मुद्दे का काम अपना यही है, मुद्दा यही है समझने लायक कि हाउ यू कैलकुलेट दिस। आपने हिम्मत कैसे की इसको कैलकुलेट करने की, हाउ यू कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है मनी सप्लाई को, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मनी सप्लाई रेफर्स टू, पहले तो मनी सप्लाई का मतलब देख लेते हैं, मनी सप्लाई होती क्या है। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द मनी, एक नया इकोनॉमिक। अच्छा, अभी तो अकेले मैं ही हूँ, तो इस कमरे में, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस कमरे की मनी सप्लाई कितनी है, 400 रुपये। बोले सर मजाक कर रहे हो, हाँ भैया मजाक। इस रूम में अकेले मैं ही बैठा हूँ और इस रूम में सिर्फ 400 रुपये पड़े हुए हैं, तो यही मनी सप्लाई है, इसके अलावा इस रूम में मनी सप्लाई और नहीं है। अच्छा, मान लो 20 लोग बैठे होते, तो उन सब के पास जितना पैसा है टोटल कर लो, तो वो मनी सप्लाई बन जाता। बिल्कुल, बहुत सिंपल हो गया। अच्छा, पूरे देश में जितने लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, उन सबको टोटल कर दो, दिस इज मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। तो टोटल वैल्यू नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल कितनी क्वांटिटी में आपने मनी अपने पास रखी हुई है, किसने, पब्लिक ने, एक टाइम पीरियड के अंदर, एक देश के अंदर, वही मनी सप्लाई है। एक देश के में लोगों ने कितना पैसा अपने देश में अपने पास रखा हुआ है, वही चीज़ मिलाकर क्या बन जाती है, मनी सप्लाई बन जाती है। बोले बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक देश में एक टाइम पीरियड के अंदर जितना भी पैसा लोगों ने अपने पास बचा के रखा है, उसी चीज़ को मिलाकर हमारे देश की क्या बनेगी, मनी सप्लाई बन जाएगी। मैंने बहुत सही। अब इसमें क्या आएगा, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मतलब मैंने यहाँ पे बोला ना, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, किसका नाम लिया, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। इस पर, इस शब्दों पर जोर दिया जाए माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक ने कितना पैसा अपने पास रखा हुआ है। अब पब्लिक से यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट सिग्निफिकेंस द पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब है ओनली द मनी यूजिंग सेक्टर्स, वो सेक्टर जो मनी को यूज़ करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स, जहाँ पर पब्लिक से रिलेटेड है इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन ए इकोनॉमी। इसमें किनको इंक्लूड नहीं करना, इसमें किनको इंक्लूड नहीं करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना है मनी क्रिएटिंग सेक्टर को, वो सेक्टर जो मनी क्रिएट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है वो मनी क्रिएट करता है, बैंकिंग सेक्टर है वो मनी क्रिएट करता है, तो ये लोग क्रिएट करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो हमें सिर्फ किसको इंक्लूड करना है, पब्लिक को, और पब्लिक में इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज़ कंसर्न विद ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, कभी भी नाप लो, अभी नापना चाहो मैं नाप सकता हूँ, कल नापना चाहूँ कभी भी नाप सकता हूँ। कोई भी चीज़ जो किसी भी टाइम पर कैलकुलेट की जा सके, दैट इज़ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई भी वैसे ही है कि उसको कभी भी नाप सकते हैं। आज के डेट में नाप लो कितना पैसा देश में पड़ा हुआ है, तो इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर मैंने अभी आपको जो मतलब बताया मनी यूजिंग सेक्टर, मैंने इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स में बात कर रहा हूँ मैं इन जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की, आम नागरिक, देश का नागरिक, और बिजनेस फर्म्स इन जैसे लोगों की। ये लोग क्या कर रहे हैं, मनी को यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग मनी। हाँ जी, अपने लिए वेल्थ जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं, ये पैसा बना रहे हैं, पैसा ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लोग मेहनत करके प्रोडक्टिव सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं। दे आर नॉट क्रिएटिंग मनी, दे आर अर्निंग मनी। और मनी क्रिएट करने का काम कौन करता है, मनी क्रिएट करने का काम करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, ये हमारे शक्तिकांत दास जी, आरबीआई का गवर्नर। तो दिस पीपल आर क्रिएटिंग मनी। तो ये लोगों को क्या करेंगे, हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उन लोगों को इंक्लूड करेंगे, इंडिविजुअल्स को और बिजनेस फर्म्स को, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 1967 से 68 तक आरबीआई यूज़ करता था नैरो मनी सप्लाई को। फिर 1977 से लेके 4 अल्टरनेटिव मेजर्स लिए गए, M1, M2, M4, M3, ये 4 कॉन्सेप्ट आए हैं। मतलब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है। तो आपका निकल आएगा कि मनी सप्लाई कैसे निकलती है। इन चारों को पढ़ डाला, चैप्टर खत्म, बस इतना ही बस पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है। और टॉपिक भी क्या है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, और मनी क्या होती है, मनी सप्लाई की मनी की डेफिनेशन, मनी सप्लाई की डेफिनेशन, और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बस इतने से टॉपिक है। बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको फ्लो बनाने के लिए पढ़ाई, बाकी चीज़ें तो सब फ्लो बनाने के लिए।
बुक में आप सिलेबस देख लेना क्या काम का है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भैया अब बात करते हैं M1 की, एक एक करके हमें इन चारों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इन चारों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं M1 की। M1 इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजेक्शन मनी का भी नाम दिया जाता है। ट्रांजेक्शन मनी का मतलब कैसे, M1 मतलब इसको सबसे नैरो मनी बोला जाता है, सबसे नैरो मनी मतलब जो सबसे ज़्यादा डेली यूज़ में होती है, जिसको सबसे ज़्यादा लिक्विड बोल सकते हो यार आप, जिसको सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है M1, सबसे पहले आता है इसमें M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी और कितने कॉइन्स हैं, या तुम लोगों के पास कुछ ना कुछ करेंसी होगी ना, मेरे पास करेंसी तो ये है, कॉइन्स मेरे पास अभी नहीं पड़े हुए हैं, अंदर रखे होंगे। तो लोगों के पास कितना करेंसी कॉइन है इसमें प्लस कर दो, लोगों ने कितना पैसा बैंक में जमा कर रखा है, डिमांड डिपॉजिट। बैंक में पैसा कई तरीके से जमा होता है, आपको पता होना चाहिए बैंक में पैसा कितने तरीके से जमा होता है। शायद 11वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, बैंक में अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, कई तरह के अकाउंट बैंक में खोले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बात किसकी करनी है, डिमांड डिपॉजिट की, वो पैसा जो आप कभी भी चेक इशू करके निकाल सको। तो कौन सा पैसा आप चेक इशू करके निकाल सकते हो, आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है वो भी आप कभी भी चेक इशू करके निकाल सकते हो, आपने जो करंट अकाउंट के अंदर पैसा रखा है वो भी आप कभी भी चेक इशू करके निकाल सकते हो। तो इन्हीं की बात करें, आरडी अकाउंट का और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का, वो पैसा आप चेक इशू करके नहीं निकाल सकते। तो डिमांड डिपॉजिट आपने बैंक में कितना का रखा है वो भी एक तरह से मनी है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसको भी मैं आगे बताता हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को प्लस कर लोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन मनी बन जाएगा। चलो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी एंड कॉइन की, M1 की बात करें, थोड़ा डिटेल में है ये, बस M1 बस डिटेल में है सबसे, बाकी तो बस छोटे छोटे से हैं। तो M1 में बात करते हैं, सबसे पहले मैंने देखो 3 चीज़ों के नाम लिए, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तो इसी की बात कर रहा हूँ, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। तो करेंसी तो आपने पता है, कॉइन्स तो हमने देख ही लिए, जितने भी कॉइन्स हम लोगों के पास होते हैं, आपको पता हमारे देश में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी कॉइन है ये सब मनी सप्लाई का पार्ट है। उसके अलावा पेपर्स नोट आपको पता ही है, 2000 रुपये का, 500 रुपये का, फिर 200 रुपये का भी आ गया था, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, दिस ऑल 5 रुपीज़, 2 रुपये का भी आता है, 1 रुपये का भी, अब बंद हो गए शायद, पहले आते थे। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल आर ये क्या है, ये सभी करेंसी नोट्स हैं। तो जितने भी देश के अंदर करेंसी है और जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको प्लस करो, हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास है, मतलब मनी यूजिंग सेक्टर के पास है, उनके पास जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, उन सबको प्लस कर दो। इसी मनी को क्या बोला जाता है, इसी मनी को फिएट मनी भी बोला जाता है। फिएट मनी जो नोट और कॉइन्स की मनी होती है, करेंसी मनी जो भी लोगों के पास है, करेंसी वाली मनी, किसकी बात कर रहे हैं हम, नोटों वाली बात कर रहे हैं, कॉइन्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोटों वाली। तो इस नोटों वाली मनी जो भी लोगों के पास है, इस मनी को हम लोग नाम देते हैं फिएट मनी, ऑल्सो टर्म एज लीगल टेंडर मनी। इसको लीगल टेंडर मनी का नाम भी दिया जाता है। आपको शायद अगर वो स्पीच याद हो जो मोदी जी ने दी थी, मैं आपको यहाँ पे सुना नहीं सकता, लेकिन आपको डिमोनेटाइजेशन के टाइम की स्पीच याद हो, अगर उन्होंने शाम को जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला था आज शाम 8 बजे से, आज शाम 8 बजे से आपके पास जो भी 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वो क्या नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब उसको लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शंस करने के लिए। इसी को हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, जितनी भी करेंसी होती है। तो फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए मनी अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेब्ट्स। तो गवर्नमेंट लॉ के अंदर जिस चीज़ को भी डिक्लेयर करते हैं कि भैया ये मनी है, कल के दिन गवर्नमेंट इस नोट को हटा के दूसरा नया नोट ला दे, वो तो लाई चुकी है, और उसको भी हटा के कोई नया नोट ला दे, बोले उसको हटाया जाता है, अब आज से ये नया नोट चलेगा, तो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, उसको भी हम लोग करेंसी का पार्ट मान लेंगे, उसे भी हम फिएट मनी बोलने लगेंगे। तो फिएट मनी आपको करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक समझ में आ गया, जितना भी पब्लिक के पास पैसा है, करेंसी में है चाहे कॉइन्स में है, उन सबको प्लस कर दो तो ये निकलता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। अच्छा, एक और होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, आपने कितना पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर रखा है, कितना पैसा आपने कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर रखा है, बात उसकी हो रही है। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, मैंने पहली चीज़ तो करेंसी और कॉइन्स बोली, मेरे घर में कितना कैश पड़ा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, और नगद में कितने सिक्के पड़े हुए उसकी बात कर रहा हूँ। अब कुछ पैसा तो आपने बैंकों में भी जमा किया होगा। आम भाषा में डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो होता है जिसको आप कभी भी निकाल सको चेक इशू करके, मतलब बैंक वालों को आप कभी भी डिमांड कर सको वो पैसे जो आपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं। तो आप गए बैंक वालों को बोला भैया 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 हमारा पैसे वापस कर दो, हमें आज पैसे चाहिए, पहले आपने जमा किया था वो आप उससे वापस लेकर आ गए। तो जहाँ तो वो ATM से भी निकाल सकते हो, जहाँ बैंक से भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। इट इज़ ट्रीटेड इक्वली एज करेंसी है बाय बिकॉज ये भी रेडली
तैयार है, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूड, इसमें सिर्फ नेट होता है, मतलब अगर आपको कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि जो भी पैसा आपने बैंकों में जमा करके रखा है और जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हो, उसी की बात जहाँ पर हो रही है। तो करेंसी एंड कॉइन्स में डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, इसको प्लस कर दो। करेंसी एंड कॉइन्स में डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, इसको प्लस कर दो, और फिर प्लस कर दो साथ में अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास भी बहुत सारा पैसा जमा होता है, फॉरेन बैंक्स के बिहाफ का, गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, कि उन्हें भी यूज़ करना होता है, लेकिन उनके पास यूज़ करने के लिए अपने खुद का वो चाहते हैं कि हमारा पैसा तुम लोग अपने पास रख लो। कई योजनाएं के चलाने के लिए कई सारी स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा रहता है वो भी आरबीआई के पास रखा हुआ रहता है। तो कई सारे पैसे होते हैं जो वहाँ पर रखे रहते हैं आरबीआई के पास। तो ये भी पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ है खर्च करने के लिए, फॉरेन बैंक्स का, गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, किसी का भी पैसा रखा हो जो खर्च होना है आगे, तो उसको भी हम लोग M1 के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आपके लिए M1 समझना बिल्कुल आसान हो गया। मैंने M1 के अंदर आपको 3 चीज़ें बताई थी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, इसी चीज़ को अरे कहाँ चले गए, इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा और समझ लें तो मैंने पहली बात की करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कितना करेंसी एंड कॉइन है जनता के पास, कितना पैसा अपने बैंकों में जमा कर रखा है जो आप कभी भी निकलवा सकते हो, एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, और कितना पैसा आरबीआई के पास जमा है, गवर्नमेंट का या अन्य कमर्शियल बैंक्स का। इन तीनों चीज़ों को अगर हम प्लस करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है M1, तो हमें मिलेगा M1। अच्छा, समझ में आ गया। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं हम लोग M2 पर, बात करते हैं M2 की। M2 क्या कहलाता है? तो M1 तो आपको क्लियर हो गया, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेंसी एंड कॉइन्स जो है पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास, और अदर डिपॉजिट जो कर रखा है अपने आरबीआई के पास। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आता है M2 का कॉन्सेप्ट। M2 के कॉन्सेप्ट में क्या है, M1 जो पीछे था इसमें प्लस कर दो एक चीज़ और, एक छोटी सी चीज़ और प्लस कर दो। कुछ पैसा सेविंग अकाउंट्स में भी जमा किया जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है, वहाँ पर भी कुछ पैसा जमा किया जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, क्या होता है ना कि एक मिनट समझाता हूँ इसको, कैसे समझाऊँ मैं वो सोच रहा था। अच्छा, आपने विलेज एरियाज देखे होंगे, हमारे विलेज एरिया में अगर आज से 30 साल पहले की बात करें, 30 ईयर बैक, 30 साल पहले की बात करें, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे सर, 30 साल पुरानी कम पुरानी होती है, आप भी पैदा नहीं होते तब तो, हाँ तभी की बात कर रहा हूँ। क्या आपको तब हमारे देश में बैंकिंग फैसिलिटीज़ बराबर दिखती थी? जितनी बैंक्स आज की डेट में हैं, जितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उस समय भी ऐसे ही होता होगा क्या? नहीं सर, उस समय तो इतना नहीं होता था। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आपको शहरों के अंदर सारे बैंक मिल जाएंगे, मैं इस बात में कोई शक नहीं कर रहा हूँ कि आपको शहरों के अंदर बैंक नहीं मिलेंगे, शहरों के अंदर आपको पर्याप्त बैंक मिल जाएंगे, लेकिन आज भी गांव में जाकर देखना कि आपको गांव-गांव में बैंक मिल जाएंगे। बच्चे सोचेंगे या नहीं सर, गांव में तो आज भी बहुत कम बैंक्स हैं। हाँ, आरआरबी बनाए जा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स, लेकिन अभी भी इतने पर्याप्त नहीं हैं जितने की वहाँ पे ज़रूरत है। तो आज की डेट में वहाँ पे भी अभी शॉर्टेज है बैंकों की। बोले हाँ, बैंकों की शॉर्टेज तो है आज भी वहाँ पर। तो आज से 30 साल पहले कितनी शॉर्टेज होती होगी? बोले पहले तो 30 साल पहले बहुत शॉर्टेज होती होगी बैंकों की। अब कोई गांव का व्यक्ति है, विलेज एरिया का व्यक्ति है, जो खेती किसानी कर रहा है और वो अपना पैसा सेव करना चाहता है, तो क्या वो अपना पैसा लेके पहले शहर आएगा? उस समय तो ट्रांसपोर्टेशन भी इतना नहीं था, या वो पैसा लेकर 100-200 रुपये खर्च करके शहर तक आएगा, बस से वहाँ पर बैंक के अंदर पैसा जमा करेगा, अपना अकाउंट खुलवाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को उस समय पता था कि गवर्नमेंट की पहुंच जो है वो बैंकिंग सिस्टम की नहीं है। गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस जो हैं वो गांव-गांव तक अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में गांव-गांव तक अवेलेबल, मतलब छोटे-छोटे एरियाज़ में पोस्ट ऑफिस आपको मिल जाते हैं। छोटे-छोटे गांव में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस आपको जरूर मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस की रीच बहुत ज़्यादा है, पोस्ट ऑफिस की रीच देश में बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या वो सोचा कि जो गाँव के लोग हैं,
इनके पास जो पैसा है, अगर ये लोग सेव करना चाहें तो क्यों ना पोस्ट ऑफिस के अंदर ही सेविंग बैंक की फैसिलिटी दे दी जाए कि आप पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अलाउड कर दी पोस्ट ऑफिस के अंदर। मतलब अब पोस्ट ऑफिस के अंदर चिट्ठियाँ तो जाती ही हैं, ट्रांजेक्शन्स तो होते ही हैं कि आप कोई भी सामान, कोई भी लेटर एक जगह से दूसरी जगह स्पीड पोस्ट कर सकते हो, फास्ट पोस्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन 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 भाई साहब, लेकिन भाई साहब, ये इसके साथ साथ बैंक को वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बैंक वाले काम भी होते हैं। मतलब आप अपना पैसा वहाँ पर सेव भी कर सकते हो, एफडी भी करवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट भी करवा सकते हो। मतलब जितने तरह के डिपॉजिट आप बैंक में करवाते हो उतने ही तरह के डिपॉजिट आप पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हो। तो फिर आप बोलोगे सर पोस्ट ऑफिस बैंक ही ना हो गया। हाँ बेटा, इस हिसाब से तो आप कह सकते हो, लेकिन बैंक का एक और फंक्शन होता है लैंडिंग मनी, लोन देने का काम। और वो लोन देने का काम बैंक पोस्ट ऑफिस नहीं करता है, इसलिए ये इसको बैंक नहीं बोलते। हाँ, लेकिन सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो अब सोचो, कुछ पैसा लोगों का उस अकाउंट पे आज भी चलता है। मेरा भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, सही में मेरा भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, मेरी वाइफ का भी वहाँ पर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। क्योंकि एक तो 100 रुपये से अकाउंट खुल जाता है और वो पूरा पैसा वहीं पर रहता है, और हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट पर, वो पोस्ट ऑफिस में मिलता है। लेकिन 1 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, मतलब छोटे लोगों के लिए, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए। अच्छा, तो कुछ लोगों का पैसा वहाँ पर भी है। इस पैसे को भी मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ, जब चाहे मैं तब विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे पोस्ट ऑफिस ही जाना पड़ेगा। आजकल एटीएम खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर चेक इशू करके पैसा नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और वाउचर भर के ही पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। तो M1 के साथ हम क्या प्लस करेंगे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो भी आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट किया है, जो भी आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट किया है, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो पोस्ट ऑफिस जाकर, तो उसको भी प्लस कर दो ना M1 के साथ। तो M1 में मैंने क्या क्या प्लस किया था, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। इसी के साथ प्लस कर दो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जितना भी आपने पे सेविंग डिपॉजिट रखा है, तो जब इन चारों चीज़ों को प्लस करोगे तो ये M1 नहीं बनेगा, M2 बन जाएगा। आगे समझ में, M1 कैसे निकलता है, M2 कैसे निकलता है। M1 में प्लस कर दो जो पैसा आपने यहाँ पर जमा किया, तो आपका निकल जाता है M2। आई थिंक आपको ये सारी बातें अब क्लियर हो गई होंगी। तो अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि बताओ M2 किसके बराबर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सर बेटा M2 किसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर M2 जो है वो M1 में जितनी चीज़ें थी वो, और उसमें प्लस कर दो सेविंग डिपॉजिट में जो पैसा आपने जमा किया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो सेविंग डिपॉजिट में जो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा किया है पोस्ट ऑफिस में, वो प्लस कर दो। तो M1 क्या है, मैं बोलूँ थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे, बोले हाँ बिल्कुल बता देंगे। M2 इक्वल टू ये करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है वो, इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे पूरा काम कर देते हैं। बोले M2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितना भी करेंसी कॉइन है लोगों के पास वो, जितना भी कमर्शियल बैंक में जमा किया है वो, RBI के पास प्लस किया है वो, और साथ में पोस्ट ऑफिस में जो जमा किया है, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट किया है वो। इन चार चीज़ों को प्लस कर दो तो बन जाता है हमारा M2। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। अब 2-3 चीज़ें और बची हैं, उसको भी समझ में लेते हैं, फिर बस कहानी खत्म हमारी। अब थोड़ा सा देखते हैं M3। 4 कॉन्सेप्ट थे ना, M1 M2 M3 M4, M3 पे आते हैं। अब कोई बोले कि भैया M3 बताओ किसके बराबर होता है, तो M3 के लिए फिर से हमें M1 ही चाहिए, M2 नहीं चाहिए, M1 ही चाहिए। और M1 के साथ आपको प्लस करना है नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। बच्चे बोलेंगे अभी पीछे कौन सा डिपॉजिट था, याद करो, याद है पीछे कौन सा डिपॉजिट था। हाँ सर बिल्कुल याद है, पीछे था डिमांड डिपॉजिट, पीछे था डिमांड डिपॉजिट। अब आप बात कर रहे हो टाइम डिपॉजिट की,
तो दोनों में अंतर क्या है, पहले तो यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि टाइम डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या है। डिमांड डिपॉजिट में ये था कि जो पैसा आपने जमा कर रखा है इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो बाय इशूइंग अ चेक, या फिर खुद जाकर वाउचर भर के पैसा निकाल सकते हो। ज़्यादा समस्या नहीं है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो आप वो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम डिपॉजिट की, कि भैया टाइम डिपॉजिट बताओ कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर टाइम डिपॉजिट का मतलब टाइम से कुछ ना कुछ लोचा है। हाँ बेटा, ये पैसा जो रहता है ये टाइम से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ये चेक इशू करके नहीं निकाल सकते इसको, ये ताला लग जाता है इस पैसे पे। और जब तक वो टाइम नहीं निकल जाता, जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाता, जितने दिन के लिए आपने वो पैसा जमा किया था उससे पहले आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप एफडी करवाते हो कि नहीं करवाते हो। मान लो मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हुए थे घर पे, मैंने बोला नहीं भैया मुझे इसको 5 साल तक इसका कोई यूज़ नहीं है, तो घर में रखे रखे क्या करूँगा। तो मैं बैंक गया और बैंक वालों को बोला मैंने इसको एफडी में डाल दो, तो कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा इस पर और ये पैसा थोड़ा सा ग्रो भी करेगा। 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 6-7% साल का मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, सीधी बात है, कंपाउंडिंग रेट से बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। बोले ये बात तो सही लगी हमें, तो मैंने बोला इसको डिपॉजिट कर दो। बोला ठीक है कर देते डिपॉजिट, क्या दिक्कत है। तो उसको उस पर डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अब मुझे वो पैसे की ज़रूरत पड़ गई 5 साल से पहले, 2 ही साल में। अब मैं बोला भैया मेरा वो 10,000 रुपये पड़ा है, ये चेक लो पैसे दो। तो बोले नहीं बेटा वो तो ताला लगा के रख दिया हमने। मतलब वो लोग बैंक वाले उसको अपने तरीके से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें बोल दिया कि उन्होंने ताला लगा के रख दिया है, अब वो पैसा आपको 5 साल से पहले नहीं मिलने वाला। मैंने बोला नहीं यार बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। मैंने रोने लगा, हाथ गड़गड़ाने लगा, नहीं भैया चाहिए चाहिए, जैसा मर्जी दो, वो बहुत ज़रूरी है, बीवी बीमार पड़ी हुई है। नहीं पड़े भगवान करे, लेकिन बोले देखो यार इतना कह रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, फिर तुम्हारी वो एफडी टूट जाएगी, मतलब वो अकाउंट क्लोज़ करना पड़ेगा, पूरा अकाउंट क्लोज़ करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा पूरा पैसा निकल जाएगा, तुम पूरा का पूरा ले जाना, और इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे। इतने दिन जो पैसा रहा उसका इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी गलती है, तो पहला लेके जा रहे हो। तो हम उस पैसे को चेक इशू करके नहीं निकाल सकते, उसका अकाउंट ही क्लोज़ करना पड़ेगा तब मिलता है। एक और पैसा ऐसा होता है, एक और पैसा ऐसा होता है आरडी अकाउंट। बैंक के अंदर एक और अकाउंट खोला जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसमें क्या करते हैं हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हर महीने इतना इतना पैसा जमा करेंगे, और कितने साल तक करेंगे, उतने से पहले वो पैसा निकालेंगे ही नहीं। इतने साल तक इतना इतना, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया हर महीने मैं 5-5 हज़ार रुपये जमा करूँगा 5 साल तक, तो 5 साल तक मैं मुझे 5-5 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद मैं उसको निकाल नहीं सकता, और निकाल रहा हूँ तो अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज़ करना पड़ता है तब। तो ये बात भी है, यहाँ पर भी क्या है, टाइम लिमिट है। तो ऐसा डिपॉजिट जो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे डिपॉजिट को हम लोग नाम देते हैं, कौन सा डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट, ये सब कौन से डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स में आते हैं। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अब मैं जो बात कर रहा था किसकी कर रहा था, टाइम डिपॉजिट की कर रहा था। लेकिन ये वाली बात मैंने बड़ी गंदी कर दी, गलत कलर का मार्कर ले लिया, हाईलाइटर, ये तुम ना गिरो। तो M1 के साथ अब मुझे किसको प्लस करना है, मुझे M1 के साथ प्लस करना है नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। कितना टाइम डिपॉजिट मैंने बैंकों में जमा कर रखा है, वो भी तो मनी सप्लाई का पार्ट है। हाँ ऐसा है कि तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, और अगर बहुत ज़रूरी है तो अकाउंट तोड़वा के निकाल भी सकते हो। हाँ ईजिली नहीं मिलता है उसको, ज़्यादातर हम लोग घर के पैसे के लेन देन के लिए गिनते नहीं हैं। बैंक अकाउंट में जितना पैसा होता है और आपके पास कैश में जितना होता है, तो उसी को आप लोग ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हो। बाकी इसमें जो पैसा हो जाता है उसको बोलते हो, भूल ही जाते हो कि रखा तो रह दो, कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। मैं किसकी बात किया, M1 की। M1 में 3 चीज़ें फिर से याद करो, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, और इसमें प्लस कर दो नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कहाँ पर, विद कमर्शियल बैंक, नॉट पोस्ट ऑफिस, कमर्शियल बैंक पे। तो इन चारों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा M3, दिस इज इक्वल टू M3। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन तीनों के साथ प्लस कर दो जितना भी हमने नेट टाइम डिपॉजिट विद है बैंक, जिसको हम लोग चेक इशू करके नहीं निकाल सकते, तो ये भी मनी सप्लाई का पार्ट ही है, और ये बन जाता है M3 का कॉन्सेप्ट। और आखिरी कॉन्सेप्ट आता है इसमें एक और, M4। अब यहाँ पर तो बात सीधी सीधी हो रही है यार, जितना भी पैसा जहाँ पर जो भी जमा है यार सबको प्लस करो,
जितना भी पैसा जहाँ भी है जैसा भी है सबको प्लस कर दो, वो M4 बन जाता है। मतलब आपके पास कितना पैसा कैश में पड़ा है, कितना पैसा आपके पास कॉइन्स में पड़ा है, कितना पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट में पड़ा है, कितना पैसा RBI के पास पड़ा है, कितना पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में पड़ा है सेविंग अकाउंट में, कितना पैसा आपका बैंक में पड़ा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और कितना पैसा आपने पोस्ट ऑफिस की FD अकाउंट में रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें प्लस कर दो तो कितना है M4 बन जाता है। सभी तरह के डिपॉजिट्स प्लस कर दो, जितने भी आपके कहाँ पर जितना भी पैसा है वो सब प्लस कर देंगे, तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग में जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट है, चाहे वो FD के फॉर्मेट में हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में हो, चाहे वो मंथली इनकम स्कीम का हो, चाहे टाइम डिपॉजिट, कोई भी पैसा आपके पास पोस्ट ऑफिस में जमा है, प्लस M3 का कॉन्सेप्ट, वही पीछे वाला क्या क्या था M3 के कॉन्सेप्ट में, ये M1 था और M1 में नेट टाइम डिपॉजिट था, इन दोनों को प्लस किया इसके साथ टोटल सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट आते हैं, इनको हम लोग खरीद सकते हैं पैसा देकर, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इनमें जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी जो भी सारा पैसा है वो सब हमारा M4 के अंदर आ जाता है। तो समझ रहे हो, सीधी बात, जितना भी पैसा आपका जहाँ पर भी जमा था उसको प्लस कर दो। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, फिर से एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। शॉर्ट में नहीं, मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। M1 तीन चीज़ें, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद RBI, प्लस अदर डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, सॉरी, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये बन गया हमारा M1 का कॉन्सेप्ट, ये बन गया हमारा M1 का कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, अब क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, इतने बोला था कमर्शियल बैंक। अब अगर इसी चीज़ को M2 में कन्वर्ट करना है, इसी चीज़ को M2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक चीज़ प्लस कर दो, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये क्या बन जाएगा, M1, यहाँ तक का M1 था और इसमें ये भी प्लस कर दिया तो अब ये बन गया M2। ठीक है, अब M3 देखते हैं। M3 देखने के लिए M2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। सोच लो M3 नाम की कोई चीज़, M2 नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नाम की कोई चीज़ थी नहीं, इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसी पैसे के साथ प्लस कर दिया, इसी पैसे के साथ प्लस कर दिया हमने वो पैसा जो हमने टाइम डिपॉजिट कर रखा है, टाइम डिपॉजिट कर रखा है विद कमर्शियल बैंक। कहाँ पर? कमर्शियल बैंक्स के अंदर। बोले ये बात तो समझ में आ गई। और टाइम डिपॉजिट कर रखा है कमर्शियल बैंक के अंदर, इसके साथ प्लस कर दो, फिर कौन सा, इसके साथ बस प्लस कर दो ऑल टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ऑल टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। जो भी आपने पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट किया है उन सबको प्लस कर दो, मतलब वो सेविंग वाला भी, FD वाला भी, RD वाला भी, जो भी आपने डिपॉजिट किया है पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पर वो सेविंग वाला आ गया M2 वाला जो अदर से था, और यहाँ पे सारे, तो जितने भी डिपॉजिट आपने किए हैं वो सब इकट्ठे इधर लिख दो, तो ये क्या बन जाता है, अब सब मिलाकर M4 बन जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों को प्लस करिए तो ये बन गया M4 का कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। 4 मेजर्स जो हैं ये लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विडली अवेलेबल कौन सा है? M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड अवेलेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन के लिए जल्दी से जल्दी यूज़ किया जा सकता है। M2 है तो लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा है वो भी आ गया। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई पैसा आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो निकालने में थोड़ी दिक्कत है, उसको यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन रिलेटिवली
इसके बराबर नहीं है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको निकाल ना सके। लेकिन M3 के अंदर वो पैसा आ गया जिसको निकाल ही नहीं सकते टाइम से पहले, उसको निकाला ही नहीं जा सकता टाइम से पहले, तो ये M3 के अंदर आ गया। और M4 के अंदर क्या आ जाएगा? M4 के अंदर आ जाएगा वो पैसा जो निकालने तो जाएंगे लेकिन उसके लिए अकाउंट ही क्लोज करवा के निकालना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो टोटल डिपॉजिट है वो भी प्लस कर दो, और साथ में इसमें टाइम डिपॉजिट भी प्लस कर दो। तो समझ रहे हो, यहाँ पर भी टाइम डिपॉजिट आ गया था, इसको निकालने में दिक्कत है, इसको निकालने में दिक्कत है, इन दोनों पैसे को निकालने में बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है? M1। और जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है ना, उन इन दोनों को M1 और M2 को नैरो मनी सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेटली अवेलेबल है। ये लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करती है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ये उससे कम लिक्विड है, ये उससे कम लिक्विड है, ये उससे सबसे कम लिक्विड है। और ये M1 M2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नैरो मनी सप्लाई। और M3 M4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रॉड मनी सप्लाई। तो मेरे हिसाब से आपको बस इतना ही समझना था। ब्रॉड का मतलब है थोड़ा बड़े लेवल की या छोटे लेवल की, कुछ ऐसा समझ। तो अब इंडिया का थोड़ा सा मॉनेटरी सिस्टम जान लेते हैं। थोड़ा सा इंडिया का मॉनेटरी, इसको आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर भी अभी भी यहाँ पर देख लेते हैं इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम कैसा है। इंडिया में आपको कैसा सिस्टम देखने को मिलेगा? इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेज बाय RBI एंड इट इज़ नोन एज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ये इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड माना जाता है हमारे देश को। हमारे देश में जो भी मनी सप्लाई है, मॉनेटरी सिस्टम है, वो पूरी तरह से कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। अच्छा, हमारे देश की स्टैंडर्ड करेंसी क्या है? हमारे देश की स्टैंडर्ड करेंसी है रुपी। और रुपी का सिंबल क्या है आपको पता होगा? ये इस तरह का सिंबल, रुपी का ये सिंबल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपी। ये रुपी का सिंबल है, ये यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको इस 1 रुपये के नोट में। अच्छा, पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड टेंडर मनी एंड कॉइन्स आर लिमिटेड टेंडर मनी। इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड टेंडर मनी और लिमिटेड टेंडर मनी का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करनी है 20 रुपये की, 20 रुपया देना है, उसको आप 2-2 रुपये के 10 सिक्के दे सकते हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 1-1 रुपये के 20 सिक्के दे सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। 5-5 रुपये के 4 सिक्के दे सकते हो? हाँ दे सकते हो। और 10 रुपये के 2 सिक्के दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। या 20 रुपये का नोट 10 रुपये का नोट को भी दे सकते हो, और नोट तो कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा देंगे तो वापस कर देगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो कॉइन्स उसको 20 रुपये की ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने ऑडी खरीदी है और ऑडी आई है आपकी 40 लाख रुपए की, और आप एक ट्रक भर के 2-2 रुपये के कॉइन ले गए हो। लो भैया 40 लाख रुपए के कॉइन से, आप बताओ ऑडी वाला गिनने बैठेगा तुम्हारे 2-2 रुपये के सिक्के 40 लाख रुपए के? उनकी तो पूरी टीम लग जाएगी शाम तक गिनते गिनते। तो बताओ क्या होगा? ऑडी वाला तो परेशान हो जाएगा। क्या वो इसके पास ये ऑप्शन है इसको रिजेक्ट करने का? आपने कभी किसी को 1000 रुपये का भी पेमेंट करना हो तो उसको सिक्कों में लेकर जाना, तो वो सामने वाला बंदा रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं नोट्स में दो, ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या सामने वाले के पास ये अधिकार है रिजेक्ट करने का? हाँ बिल्कुल है। इंडिया में कॉइन्स को लिमिटेड टेंडर मनी की तरह यूज़ किया जाता है और लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले को मर्जी नहीं उसको एक्सेप्ट करने की तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन पेपर करेंसी जो है वो अनलिमिटेड करेंसी है। मतलब 40 लाख रुपए के तुम 100-100 रुपये के नोट ले जाओगे ना, तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। 40 लाख रुपए के तुम 500-500 के नोट ले जाओगे तो भी मना नहीं करेगा। अगर तुम 50-50 के भी नोट ले जाओगे तो भी मना नहीं करेगा, क्योंकि अब पेपर जो है वो अनलिमिटेड करेंसी बनी है। पेपर नोट जो है वो अनलिमिटेड टेंडर मनी है, इसको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। चाहे 40 लाख की हो चाहे 40 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो, कितनी भी ट्रांजेक्शन हो आपको उसके लिए आप पेमेंट के लिए करेंसी नोट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब एक और रूल बन गया है, जहाँ पर रूल ये है कि अब 2000 से ज़्यादा की अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उसको कैश पे नहीं किया जाएगा, उसको चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू किया जाएगा, ताकि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। चलिए वो अलग मुद्दा है। फिलहाल तो पेपर मनी हमारी जो करेंसी है वो अनलिमिटेड टेंडर मनी है, और जो हमारे कॉइन्स है वो लिमिटेड टेंडर मनी है। हमारे देश में करेंसी इशू करने का सोल अधिकार जो है वो किसके पास है? RBI के पास है। RBI 2 रुपये के नोट से लेकर आगे के जितने भी नोट हैं वो सारे इशू कौन करता है? RBI करता है। समझिए 2 रुपये का नोट RBI देगा, बनाता है 5 रुपये का भी, 10 रुपये का भी, 20 रुपये का भी, 50 रुपये का भी, 100 रुपये का नोट भी, 200 रुपये का नोट भी, 500 रुपये का नोट भी, और 1000 रुपये का नोट भी। कोई भी नोट हो, ये सब प्रिंट करने का काम कौन करता है? RBI करता है। ये सारे करेंसी नोट बनाता है RBI। कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब फिर बात आती है कि 1 रुपये का नोट,
बाकी सभी नोट देख लेना, वहाँ पर उस पर आपको देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पास ये नोट है, इस पर ध्यान से देखेंगे अगर आप तो ये भी देखने को मिलेगा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी जितने भी मेरे पास नोट हैं, मुझे शायद वो ब्लर हो गया हो सकता है, ये 20 रुपये का नोट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई लिखा हुआ दिखेगा इस पर आपको, सब पे आरबीआई, इस पे आरबीआई नहीं लिखा हुआ दिखेगा 1 रुपये पर, यहाँ पे लिखा हुआ होगा भारत सरकार। तो समझ लीजिए देश में जितने भी नोट्स हैं, सारे के सारे नोट जो हैं उस पर आरबीआई लिखा हुआ मिलेगा, एक्सेप्ट 1 रुपये नोट। और जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपये का नोट, ऑल कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट जो होता है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मेरे पास कोई कॉइन नहीं है, अब कोई भी कॉइन देख लेना, उस पर आपको आरबीआई लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। कॉइन के ऊपर भारत सरकार ही लिखा हुआ मिलेगा। तो 1 रुपये का नोट और सभी कॉइन्स, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का, 10 रुपये का, सारे के सारे कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उस पर साइन किसके होते हैं नोट पर? जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं। यहाँ पर साइन जो करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। यहाँ पे देख लीजिए भारत लिखा हुआ दिखेगा, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आरबीआई का ही नहीं दिखेगा। और इन सभी नोटों पर आपको आरबीआई दिखेगा लिखा हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया में सभी नोट 2 रुपये से ऊपर वाले इशू करता है आरबीआई, और सारे कॉइन इशू करता है फाइनेंस मिनिस्टर, और 1 रुपये का नोट भी इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इस पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। ठीक है। अच्छा, इंडिया जो फॉलो करता है वो क्या करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का क्या होता है? मतलब कि हमें गोल्ड रखना पड़ता है ट्रांजैक्शंस जितने के नोट प्रिंट करने। आरबीआई अगर चाहे तो अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर सकता है अब, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आरबीआई को 200 करोड़ के नोट प्रिंट करने हैं तो 200 करोड़ का 200 करोड़ का गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा। जितने की आप करेंसी इशू करना चाहते हो उतने का गोल्ड आपको अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले बराबर का रखना पड़ता था, अब मिनिमम है। मिनिमम कितना है? अब सिर्फ 200 करोड़ रखना है। मिनिमम रिजर्व से 200 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रख लो या गोल्ड रख लो, उसके बदले आप अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर सकते हो। फिर बोलते हैं आरबीआई करता क्यों नहीं है इतना? अनलिमिटेड नोट प्रिंट करे, सबको पैसा दे दे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेटा, पैसा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज पर्याप्त होगी। अब सबके पास पैसा दे देंगे, सब लोग सामान खरीदने के लिए मार्केट में पहुंच जाएंगे, और सब लोग जब मार्केट में सामान खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ना बढ़ी हैं, चीज़ें तो उतनी ही हैं। प्रोडक्शन जब सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबको पैसा दे देने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टी महंगाई और बढ़ जाएगी। गरीब आदमी जिसको पैसा नहीं मिल पाएगा तो वो और परेशान हो जाएगा। तो हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब हमको थोड़ा सा गोल्ड रखना पड़ता है अपने पास, और हम लोग जितना मर्जी चाहें उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना हम लोग नए करेंसी पे इशू कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब कुछ बातें हैं जो और मुझे आपको बतानी है, कुछ बातें और जो आपको बताना हूँ। एक कहानी है जो तुमको बतानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। ऐसा नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो आप लोग जो क्लास जो देख रहे थे, ये देख रहे थे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पर। यूट्यूब तो सभी के लिए फ्री है, लेकिन आप अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सिर्फ समझ लीजिए एक तरह का आपके लिए डेमो टाइप का है। आप सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो अनअकैडमी पर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 35+ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। 35 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको मैं 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ कॉमर्स। मैंने नेट किया है क्वालिफाइड, और मैं MBA, MCOM, B.Ed, PGDCA ये सब क्वालिफिकेशन है। 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर एक नई चीज़ है, आस्क अ डाउट। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, जब चाहे तब डाउट पूछ सकते हो। आपको वीडियो बनाकर सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपके एग्जैक्ट मैचेस देखे जाएंगे। हो सकता है आपका डाउट का पहले से वहाँ पे सॉल्यूशन डाला हो तो तुरंत ही वो दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब देखिए, अनअकैडमी पर अपना डाउट पूछने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही वहाँ पे होम स्क्रीन पर ऑप्शन देखेगा आपको आस्क अ डाउट। जैसे उस आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करेंगे, आपको पूछा जाएगा कि भैया आप बताओ, डाउट सबमिट करो। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो को जहाँ तो क्लिक कर लेना है, जहाँ गैलरी से चूज़ कर लेनी है, और फिर गैलरी से चूज़ करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड करना है।
अपलोड करने के बाद आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद वो फ़ोटो जैसे ही आपके सामने आएगी आपको उसको क्रॉप करना है, आपको क्रॉप कर देना है। और उसी डाउट को क्रॉप करने के बाद फिर आपको सब्जेक्ट चूज़ करके बताना है कि भैया हमारा कौन से सब्जेक्ट का डाउट है। अभी ये कॉमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आर्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन्हीं के लिए बस अवेलेबल है। बस आपके वीडियो का सॉल्यूशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं जानते हो तो एक और बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी पर ही ये होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा, लेकिन पेड के बदले क्वालिटी क्या मिल रही है वो देखो। एक तो आपको ऑल एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई ऐसी आयर गरे नत्थु खैरे पढ़ा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल जाता है, ऑल टॉपिक्स पढ़ने का मौका मिल जाता है, ऑल बैचेस, जितने भी बैचेस चलाए जाएंगे। बाहर कहीं कोचिंग पढ़ने जाओगे तो सिर्फ एक ही बैच पे बैठाते हैं, यहाँ पर जितने बैचेस चल रहे हैं सब में पढ़ सकते हो। ऑल क्लासेस, जितने भी क्लासेस चलेंगी प्लस वाली, उन सबको अटेंड कर पाओगे। तो आप घर पे बैठकर अनकम्फर्ट जोन पर पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी पर। अच्छा, अगर आप लेना चाहते हो और अगर आप हो 11th क्लास में और अभी अभी 11th में आए हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है 24 महीने का। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक महीने का 938 रुपये से भी सस्ता पड़ता है। और अगर ये कोड जो लिखा है ना, बी अनुरागी लाइव, इस कोड को यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हो 12th क्लास में, अभी अभी 12th क्लास में आए हो, तो आप चूज़ करो 12 महीने का, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। इसका मंथली प्राइस 1,125 रुपये करीब। और यहाँ पर भी आप कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव, तो यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तुम जितना ज़्यादा मंथ का लोगे ना उतना ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो देर मत करो, ले डालो सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अनअकैडमी का एक आइकॉनिक फीचर भी है, इसमें आपको अनलिमिटेड प्लस तो मिलता ही है, जो अनअकैडमी प्लस का है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, एक लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा, वीकली रिपोर्ट भी आप मिलेगी, पेरेंट्स कनेक्ट भी कर सकते हो, स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको, हैंड टू हैंड लर्निंग पूरी। तो पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे प्राइसेस रिलेटिवली थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए। तो वही बच्चे जो नए 11th में हैं उनके लिए यहाँ पर भी 24 महीने, और जो 12th में हैं बच्चे उनके लिए 12 महीने बेस्ट रहेगा। कोड यूज़ करो बी अनुरागी लाइव, 10% का डिस्काउंट। तो मैंने पहले बता दिया, इस कोड को नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ये आपको 10% डिस्काउंट भी दिलवाएगा। और साथ में मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, आप उन सभी फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हो इस कोड को यूज़ करके, बी अनुरागी लाइव को यूज़ करके। अभी सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ऑफ़र चल रहा है, आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का फ्री मिलेगा, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। चेक कर लीजिएगा क्या वो मिल रहा है अभी कि नहीं मिल रहा है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो देर मत करिए, अभी ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे ले जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं मनी नहीं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बैंकिंग। तो भैया देखो, मैंने आपको नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट करवा दिया, एक ही लेक्चर में पूरा मनी भी हो गया, और जल्दी हो जाता ये तो। लेकिन क्या था, हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे थे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई हैं जो एग्ज़ाम में नहीं दानी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको कवर किया ताकि आपका बैकग्राउंड पूरा स्टॉक रहे, है ना। तो इन सब चीज़ों को अब हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और आगे लेते जाएंगे, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और ऐसे ही मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा के दे दूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ अपना पहले। काफ़ी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। खुल क्यों नहीं रहा है भैया अभी? इसको कहे शर्म आ रही है, बोले नहीं हम तो शर्माऊँगा। अच्छा, आप लोग ने अभी नहीं खुल रहा है, जब खुल जाएगा तो बता दूंगा। आप लोग डायरेक्टली अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, @भारत अनुरागी और
आगे लिख देना है BCP, भारतीय कॉमर्स पार्टी, इसका शॉर्ट में है BCP। ये डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक भी मिल जाएगी। तो देर मत करिए, देखिए ये है ऐप, और ये कहाँ गया मेरा भैया, ये रहा, ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप रहा, और यहाँ पर आपको ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, भारत अनुरागी BCP, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे चले जाओ bharatanogi.com, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल भी देख सकते हो आप लोग, अनअकैडमी पर जाकर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, वहाँ पर भी मैं डेली क्लासेस लेता हूँ प्लस पर, तो मैं तो वहाँ पे पढ़ाता ही हूँ, जब जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे तो मेरी डेली क्लासेस होती होंगी, और रेगुलर बैच चलता है वहाँ पर, मैं बिज़नेस स्टडीज़ कवर करता हूँ। तो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी की, यहाँ पर मैं ले चल रहा हूँ आपको। आप खोलोगे, आपको क्या करना है, सर्च करना है भारत अनुरागी, ये सर्च ऑप्शन है, जहाँ पे आपको सर्च करना है भारत अनुरागी, और आपको मैं मिल जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आ सकते हो। ये देखिए जैसे भारत अनुरागी है ना, जैसे आप टाइप करोगे वहाँ पे भारत अनुरागी, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, एजुकेटर दिख जाएंगे भारत अनुरागी, ये मैं हूँ। और ये भारत गुप्ता सर भी हैं, मैथमेटिशियन है, इंजीनियर है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी भी। तो बस ये मेरा को देख सकते हो आप, मेरी प्रोफाइल है, 3 मिलियन वॉच मिनट, 149K 30 डेज़ के अंदर, 35 रैंक, 6000 फॉलोअर्स, 512 डेडिकेशन। ये मेरी फ्री क्लासेस है। यहाँ पे आपको मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करनी है, यहाँ पर आओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे, यहाँ पर देखेंगे आपको स्पेशल क्लासेस, ऑल स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करो, जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं ये आप सारे अटेंड कर सकते हो। वही कोड जो मैंने बताया ना, बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करना, और ये सारी की सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। देख लीजिए सारी स्पेशल क्लासेस है, इतनी सारी स्पेशल क्लासेस जो मैं अटेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ले चुका हूँ, तो बहुत सारा मटेरियल तो आपको यहीं पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप CBSE क्लास 12 चूज़ करिए, यहाँ पर CBSE क्लास 12 का आपको इतना मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको देखिए बिजनेस स्टडीज़ के सारे सैम्पल पेपर करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं, यहाँ पर कितना कुछ करवा रखा है मैंने, कि ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अनअकैडमी पर। ये फ्री वाला है, ऐसी कई सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे खोलते जाओगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, इतना मटेरियल मिलेगा आपको कि आप फ्री में भी पढ़ते पढ़ते ख़त्म नहीं होगा, इतना मटेरियल मेरा फ्री प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है। तो मेरा ही नहीं, आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस ले सकते हैं, फ्री वाली ऐसी सभी एजुकेटर्स की डली होंगी, तो एक बार फ्री क्लासेस को अटेंड करके देखिए। रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं, लाइव भी होती तो लाइव भी दे सकते हैं, तो जब चाहे वो क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा बैचेस वगैरह आ गए जो चल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन वाले। ये बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपको मैंने बोला ना, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स, मतलब 12th क्लास की कैटेगरी के सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे, 12th के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर पाओगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। तो चलिए, देर नहीं करनी आपको, देर नहीं करनी आपको, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अनअकैडमी प्लस को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। नाम है अगले चैप्टर का, आपको पता ही है, बैंकिंग, और अगले चैप्टर में हम लोग बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।